हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वर्ष 2003 के प्रश्न में फिजिक्स के सवाल को हल करने वाले हैं और ये वीडियो हमारे 2 लेसन्स में कंप्लीट होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा, सो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग संवेग बोलते हैं। संवेग को P से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से और वेग को V से सूचित करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला यहां से निकल के आया, P = M × V। V क्या है? वस्तु का वेग हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग क्या होगा। वेग आधा कर दे रहे हैं पिंड का, तो अब नया वेग बन रहा है तो उसको V' लिखेंगे और वो V' कह रहा पहले वाले वेग का आधा हो जाएगा, तो V/2 लिखा हमने। तो फिर अब संवेग लिखना है, तो संवेग अब नया संवेग बनेगा तो P' लिखेंगे और P' लिखेंगे M × V'। और आप लोग जानते होंगे किसी भी पिंड हो या वस्तु हो उसका द्रव्यमान मोशन के दौरान चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव हो रहा है किसमें, तो वेग में। और वो कितना हो रहा है, तो पहले वाले वेग का हाफ हो जा रहा है, आधा। तो V' का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, V' V/2, 1/2 को साइड कर लेते हैं, तब इसको लिख पाएंगे हम लोग M × V। और M × V क्या है, तो पहले वाले संवेग, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × P। तब यहाँ देखिए नया वाला संवेग क्या आ गया, पहले वाले संवेग का आधा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन A आंसर होगा। आगे बढ़ने से सबसे पहले आप सबको नोटिस कर दूं कि हमारे लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। प्रश्न पत्र हल करते समय प्रश्न से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते चलेंगे। सो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे ताकि जरूरत की इंफॉर्मेशंस आप लोग भी नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिंड से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है वस्तु के साइज पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं वो है। उसको शॉर्ट में हम लोग NOT लिखते हैं, नन ऑफ दीज। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे हम लोग पलायन वेग होता क्या है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग को कहते हैं जिस वेग वो उस न्यूनतम वेग को कहते हैं जिससे कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। तो उस न्यूनतम वेग को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग उसको बोलेंगे। और ये पलायन वेग को भी E से सूचित करते हैं। और ये होता कितना है, तो इसका फॉर्मूला है √2GR या फिर एक और इक्वल टू √2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का √ओवर। ये प्लायन वेग का फॉर्मूला। और इसका अगर वैल्यू पूछे क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू बोलेंगे 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। तब यहां देखते हैं G क्या है, तो G गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। R क्या है, तो पृथ्वी का त्रिज्या। और यहाँ पे कैपिटल G क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और M क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान। इस फॉर्मूला में हमें M दिखाई तो दे रहा, लेकिन ये किसका द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। R क्या है, तो R है पृथ्वी का त्रिज्या। तब इस क्वेश्चन तो प्लायन वेग जहां तक हम लोग समझ पाए, इस फॉर्मूला में कहीं भी वस्तु की द्रव्यमान का जिक्र नहीं है।
कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ है भी तो किसकी द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और त्रिज्या भी है पृथ्वी का। वस्तु से कोई मतलब नहीं होता है प्लायन वेग का, वस्तु के द्रव्यमान से। तब ऑप्शन पे आते हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी, वस्तु के साइज यानी कि उसकी डायमीटर, व्यास, त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, उस पर निर्भर करता है। नहीं, वस्तु के साइज पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो जी हाँ, ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इसमें कोई भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। 3, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, सो बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशि को बोलते हैं जिसकी निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए परिमाण तथा दिशा यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसको कहेंगे, तो वैसी भौतिक राशि को जिसकी निरूपण या रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तब यहाँ पे हम लोग कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि का, और इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा करके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखेंगे सदिश। तो सदिश पढ़े होंगे आप लोग। सबसे पहले विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसके बाद वेग पढ़े होंगे, वेग भी सदिश राशि। इसके बाद त्वरण पढ़े होंगे, ये भी सदिश राशि। इसके बाद बल पढ़े होंगे, ये भी सदिश राशि है। अब चलिए सदिश तो चलिए सब लोग जानते होंगे, अदिश राशि का कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो अदिश राशि सबसे पहला एग्जाम्पल इसका लिखेंगे ऊर्जा, कार्य, ये सब अदिश राशि हैं। और दाब यानी कि प्रेशर, ये भी अदिश राशि होगा। इसके बाद देखते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी, ये भी अदिश राशि होता है। और धारा यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी अदिश राशि होता है। तो चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन में आते हैं कार्य। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य है अदिश, ये सदिश नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, सदिश नहीं है। और ऊर्जा, ऊर्जा भी अदिश राशि है। और क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है सदिश, तो सदिश कौन सा है, विस्थापन। विस्थापन कैसी है, तो सदिश राशि है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 है त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। तो चलिए त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से भागा। फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिक्स में ध्यान रखना है, दर जहां लिखेगा इसका मतलब है समय से भागा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। और वेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी, और समय क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। चलिए वेग में परिवर्तन को किस चीज में मेजर करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होगा, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर की चाल से, 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी पिंड या किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो 3 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या होगी, सो बताना है। 3 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या होगी बताना है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है। सरल रेखा में गति कर रहा है, इसका कहने का मतलब वो वस्तु पहले रेस्ट में होगा यानी कि स्थिर होगा, तो उसका प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये स्पीड गेन कर गया उस गतिशील वस्तु का 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इसका त्वरण भी बढ़ करके हो गया है a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब क्वेश्चन में बोल रहा टाइम 3 सेकेंड बाद बताइए कि इसका वेग क्या होगा। ये तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2as। ये भी यहाँ पे ये वाला अप्लाई करना है 40 का, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2, तुरंत दिया हुआ है वस्तु का 4, और ये क्या है s होता है दूरी। तो यहाँ से s हम लोग फाइंड आउट करेंगे,
एस क्या हो जाएगा, एस 40 का स्क्वायर, तो 40 गुना 40 दो बार लिख देते हैं, और ये 2 गुना 4 हो जाएगा। 4 से 40 कैंसिल आउट होगा 10, फिर ये 2 से 40 कटेगा 20, तो ये कितना प्राप्त हो रहा है 200 मीटर। और ये क्या है, दूरी। तो क्वेश्चन पूछा था 3 सेकंड बाद इसकी चाल बताइए, तो चाल क्या होता है, चाल दूरी बटा समय लिखेंगे। दूरी है 200 मीटर, दूरी 200 मीटर, समय 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह आएगा 66 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान बताइए। तो देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा गोली जो है लक्ष्य में जाकर के क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मतलब अंतिम वेग इसका हो जा रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। और गोली किस स्पीड से चलना स्टार्ट किया था, तो 100 मीटर पर सेकेंड। U इक्वल टू लिखेंगे 100 मीटर पर सेकेंड। गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गोली का द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू 5 ग्राम। इसको ऐसा ही मात्रक यानी केजी में चेंज कर लेंगे तो 5/1000 केजी लिखेंगे। और कितने समय के लिए कितने समय बाद वो रुका था गोली लक्ष्य में, तो 0.01 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा लक्ष्य उसको रोकने के लिए कितना बल उस पर प्रहार करेगा वो बताना है। तो आरोपित बल लिखेंगे हम लोग, आरोपित बल। तो आरोपित बल होता क्या है, बल होता है F इक्वल टू M इंटू ए होता है त्वरण, जो कि अभी पीछे भी देखे थे हम लोग, त्वरण ए हो गया V माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय t। और सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। m दिया है 5/1000 गुना v दिया है 0, u दिया है 100 और समय दिया है 0.01 सेकेंड। तो ये हो गया 5/1000 गुना माइनस 100 0.01, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 2 0 और ये 3 0 काट लेंगे, 2 1 यहां से 3, तो कितना आ रहा है -5 गुना 10 यानी कि -50 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा। हाँ, तो ये बल माइनस में आएगा क्योंकि ये वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, घट गया है, तो घट रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। यहाँ पे त्वरण का मान घट रहा है, ए का मान वैल्यू माइनस में आएगा, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आएगा 50 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। त्वरण के बारे में पूछ रहा है, ये त्वरण क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला F इक्वल टू क्या देखे, m इंटू, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया ये फॉर्मूला, यही है असंतुलित बल। तो F देख रहे हैं त्वरण के साथ कैसा संबंध रख रहा है, तो बल त्वरण का अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, A अनुक्रमानुपाती F। A क्या हो रहा है, त्वरण का भी अनुक्रमानुपाती हो रहा है, मतलब समानुपाती। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सी है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, त्वरण। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल से बड़ा होता है, ऑप्शन बी से छोटा होता है, ऑप्शन डी सी के बराबर होता है, ऑप्शन डी से कभी बड़ा तो कभी छोटा होता है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे हम लोग घर्षण बल क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, सतह, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे हम लोग P इफर्ट लगा रहे हैं, P इफर्ट लगा रहे हैं और इसको इधर खींच रहे हैं, लेकिन ये सतह पे स्थिर है, रखा हुआ है सतह, उसके गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा, एक बल जनरेट होगा और ये बल गति के विपरीत दिशा, इधर क्या है गति की दिशा, ये है गति की दिशा और गति के दिशा के विपरीत दिशा में लग गया है एक बल F और इसी बल को हम लोग बोलते हैं घर्षण
बल, यही है घर्षण बल। तो चलिए घर्षण बल मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका चरम घर्षण बल, पहला का बोलेंगे चरम घर्षण बल, और दूसरी होता है स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, और तीसरी होता है गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। तब देखेंगे चरम का मतलब ही होता है मैक्सिमम, अधिकतम, सबसे ज्यादा। तो चरम घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, और उससे जस्ट छोटा होता है स्थैतिक घर्षण बल, और उससे छोटा होता है गतिक घर्षण बल। तो देख क्वेश्चन हमारा है गतिक घर्षण बल, चरम घर्षण बल, यानी ये गतिक घर्षण बल और चरम घर्षण बल, इस दोनों में रिलेशन बताना है। तो गतिक घर्षण बल क्या है, चरम घर्षण बल से काफी छोटा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ दूरी समय का ग्राफ है। एक ये होगा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे समय दिया हुआ है जिसमें रीडिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड है। वाई एक्सिस पे दूरी मीटर में दिया हुआ है 8 मीटर, 16 मीटर, 24 मीटर। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमको चाल बताना है, चाल क्या होगा सो बताना है। तो इस क्वेश्चन में 3 इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल मतलब समय का अंतराल। एक पहला इंटरवल है 0, यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड है, 0 से 1 सेकेंड का इंटरवल है। और दूसरी इंटरवल को लिखेंगे डेल्टा t2, और वो इंटरवल है 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। और तीसरी इंटरवल लिखेंगे डेल्टा t3, और ये t3 0 से 3 सेकेंड का इंटरवल है। और सभी इंटरवल में दूरी भी दिया हुआ है। 0 से 1 वाले इंटरवल में कितना दूरी गया है, 8 मीटर। और दूसरी वाली इंटरवल 0 से 2 वाले इंटरवल में कितना दूरी गया है, 16 मीटर। और इंटरवल 3 में कितना गया, 0 से 3 तक में 24 मीटर। तो चाल हम लोग जानते हैं, चाल क्या होता है, चाल दूरी बटे समय को चाल बोलेंगे। तो चलिए चाल कैलकुलेट करते हैं। तीनों इंटरवल में दूरी 8, समय कितना इसका 1, तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी इंटरवल की बात करें तो दूरी 16 और समय है 2, तो ये भी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरी इंटरवल की बात करें तो 24 और समय कितना है 3, ये भी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, तीनों इंटरवल में ये चाल एक आ रहा, बराबर आ रहा, और वो कितने के बराबर है, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जिस भी वस्तु की गति की ग्राफ दिया हुआ है वो वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रहा है, एक समान चाल से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड को h और 2h ऊंचाइयों पर रखा जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पीई लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है mgh। m हो गया वस्तु की द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण 9.8, और h होता है वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से। तो यहाँ क्वेश्चन में 2 पिंड है, एक पहले वाले पिंड का लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा Pe1 और दूसरी वाले का लिखेंगे Pe2। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो mg, और पहली पिंड को कितनी ऊंचाई तक ले गए हैं, h ऊंचाई तक, फिर mg, और दूसरी पिंड को कितनी ऊंचाई तक ले गए हैं, 2h ऊंचाई तक। तो एक ऊपर है mgh और नीचे 2 को साइड कर लेंगे, तब लिखेंगे mgh। mgh से mgh कैंसिल हो जाएगा। हाँ, m भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था द्रव्यमान ये दोनों पिंड का क्या है, बराबर, और g का वैल्यू 9.8 तो बराबर होता ही है, h से h भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 रेशियो यानी कि 1:2 का रेशियो बोलेंगे। तो कौन सी ऑप्शन हमारा मैच किया, ऑप्शन सी, 1:2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा बताना है। कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होता है सो बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा किस किस में होता है संचित, तो वो स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले तो वही जो ऑप्शन में है कमानीदार घड़ी। कमानीदार घड़ी, कमानीदार घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। और दूसरी हो जाएगा एग्जाम्पल इसका संपीड़ित कमानी। संपीड़ित कमानी, कमानी का मतलब होता है यहाँ पे स्प्रिंग, यानी कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, उसमें भी कौन सी ऊर्जा संचित होगा तो स्थितिज ऊर्जा। और तीसरी एग्जाम्पल इसका है तनी हुई गुलेल। तनी हुई गुलेल, गुलेल देखे होंगे, ये तनी हुई गुलेल है, इसमें भी कौन सी ऊर्जा, या फिर तनी हुई धनुष भी लिख सकते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होता है तो स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। तो देते हैं, ऑप्शन में पूछा था कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या है, तो संचित ऊर्जा हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁴ मीटर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो, तो पृथ्वी का द्रव्यमान निकालें। पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना, आप लोग को डाटा देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन चलिए फिर से हम लोग पहले डाटा यहाँ पे लिख रहे हैं। पहली लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इस क्वेश्चन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं और इसका वैल्यू पता है हम लोग को। पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स है, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है। और दूसरी टर्म है हमारा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको हम लोग कैपिटल जी लिखते हैं और इसका वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और तीसरी है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, और ये पृथ्वी की त्रिज्या कितना दिया है 6.4 10⁻6 मीटर। इसको किलोमीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी की द्रव्यमान, पृथ्वी की द्रव्यमान, तो पृथ्वी की द्रव्यमान को इसको कैपिटल आर लिखेंगे त्रिज्या और द्रव्यमान को कैपिटल एम लिखेंगे। और ये होता है 6 × 10⁻24 केजी। और ये सब नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दिया हुआ, ये इतना होता ही है। क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है जो एक्चुअल में होता है, ये सब कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इतना होता ही फिक्स है, ये सब चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और उसी तरह से पृथ्वी की द्रव्यमान भी याद रखेंगे, चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम अगर डाटा याद रहे ये सब, तो क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हम लोग को पता है। पृथ्वी की द्रव्यमान होता है कितना, तो 6 × 10⁻24 केजी। ऑप्शन बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड, उसके दोलन का आवर्तकाल कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो उस समय पर गुरुत्वीय, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक। तो सरल लोलक का आवर्तकाल की बात कर रहा है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल को कैपिटल टी लिखते हैं और ये होता है फॉर्मूला 2π√L/g।
ये एल क्या है तो सरल लोलक की लंबाई हो जाएगा। जी अभी हम लोग देखें जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण, और पाई तो पता ही है 22/7 या फिर 3.14 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से टी 2 पाई को इस पर लाएंगे तो इधर डिवीजन में आएगा भागा में, और ये बचेगा √L/G। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। वर्ग करेंगे तो टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से इधर रूट खत्म हो जाएगा तो L/G मिलेगा। तब देखते हैं यहां से हम लोग लिख लेंगे G इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, तो G इक्वल टू लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन टी स्क्वायर, और क्वेश्चन में सभी वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर इंटू सरल लोलक की लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 मीटर, आवर्तकाल कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर 4 होना है, ये कट जाएगा, और 3.14 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, यानी किसका स्क्वायर आएगा 9.86 इस टाइप से आएगा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए। और इतना होता ही है 9.8 जी का वैल्यू। तब इससे इस क्वेश्चन को बनाने से ये पता चल रहा है कि सरल लोलक कहाँ पे रखा गया है, कौन सी स्थान पे, तो वो स्थान है पृथ्वी की सतह पर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 450 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, और ये भी दिया हुआ है रेडियो तरंग के वेग दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दे करके आपको याद आ रहा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होता है, और वो किस मीडियम में, तो निर्वात में, वैक्यूम में होता है इतना। तो चलिए यहाँ पे रेडियो तरंग का वेग दिया है, तो रेडियो तरंग का वेग कितना होगा, तो रेडियो तरंग का वेग हो जाएगा तरंग दैर्घ्य की लंबाई वटा आवर्तकाल, और 1/आवर्तकाल को बोलते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। V इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से हम लोग लैम्डा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे V डिवाइडेड बाई एफ, और ये भी है कितना, V वेग दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 × 10⁸, और एफ फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 किलो का मतलब होता है 10⁻3, और हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, और कैलकुलेशन में हम लोग मात्रक नहीं लिखते हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 10⁸ है, उससे 10⁻3 को अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें एक 10 को भी अलग करेंगे, तब कितना होगा 10 का पावर, तो 3 1 4 0 लिख चुके हैं, तो 4 और लिखेंगे 8, क्योंकि टोटल कितना है 8, और नीचे है 450 10⁻3, 10⁻3 देखिए कैंसिल, ये 0 से इसको काट लेंगे, 3 से ये कट जाएगा 15, तब जाकर के ये कितना आ रहा, 10⁻4 को 100 × 100 लिख सकते हैं, पावर 4 हो जाएगा, और ये नीचे कितना है 15, 5 से काटें तो ये 5 तो ये 15, और ये 20 25 100, 20/3 का मतलब कितना होता है 6.66 आते चलेगा, और ये 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तरंग दैर्घ्य की सही मात्रा क्या होता है मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है 6.6 × 10⁻2 मीटर बोलेंगे। चलिए, और लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है उष्मा का एसआई मात्रक बताना है। आई होप कि आप लोग लेक्चर को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने क्वालिटी और कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के बारे में अपने अपने फ्रेंड्स और या कलीग को बताएं ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा उष्मा का एसआई मात्रक यूनिट्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं उष्मा, और उष्मा का इंग्लिश बोलते हैं हीट। इसका एसआई मात्रक देखना है, एसआई मात्रक। तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का एसआई मात्रक जूल बोलेंगे। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट किसका, तो उष्मा का ही सीजीएस यूनिट। तो ये उष्मा का सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी।
कैलोरी। तो कैलोरी देखते ही एक रिलेशन याद आ रहा होगा, एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, तो एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या फिर कहीं कहीं किसी बुक में मिलता है वो 4.2 जूल। तो ये सभी इंफॉर्मेशन याद रखना है। तो क्वेश्चन हमारा था उष्मा का एसआई मात्रक बताइए, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या टिक कर देंगे, जूल। कैलोरी कैसा मात्रक है, तो कैलोरी हो गया हमारा उष्मा का सीजीएस मात्रक, उष्मा का सीजीएस मात्रक। वाट क्या होता है, तो वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, वाट है शक्ति का एसआई मात्रक। और नॉट इन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर हो गया ए, उष्मा का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे, जूल। और ये जरूर याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, एक कैलोरी इक्वल टू कितना होगा 4.2 जूल या फिर 4.18 जूल बोलेंगे। धन्यवाद।